नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। यूपीएससी की तैयारी में प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास समझना कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। खासकर जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सही कहा। और आज हम इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज यूनिट 7 कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोनॉमीज इन सम अर्ली स्टेट्स सातवाहना एंड गुप्ता का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, ये यूनिट हमें दो बड़े साम्राज्यों सातवाहन और गुप्त की आर्थिक नींव को समझने में मदद करती है। मतलब उनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम करती थीं, क्या समानताएं थीं, क्या अंतर थे। और ये विश्लेषण सिर्फ सतही नहीं होगा, हम गहराई में उतरेंगे, हर पहलू को देखेंगे। इससे श्रोताओं को न सिर्फ इन दोनों कालों की अर्थव्यवस्था की गहरी समझ मिलेगी, बल्कि उनकी तुलनात्मक विश्लेषण क्षमता भी विकसित होगी। और जाहिर है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ठोस सामग्री तैयार होगी। तो माहौल तैयार है। चलिए इस अकादमिक यात्रा पर निकलते हैं। पहले थोड़ा सा परिचय हो जाए इन दोनों साम्राज्यों का, सातवाहन और गुप्त काल। हाँ, तो सातवाहन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं 50 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक। इनका मुख्य केंद्र प्रतिष्ठान या पैठन था दक्कन में। और इनका विस्तार भी काफी था। दक्कन, मध्य भारत, पश्चिमी मालवा, विदर्भ। गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम तो विशेष रूप से आता है। जी बिल्कुल। और उनका शक क्षत्रपों के साथ जो संघर्ष था उसका भी एक आर्थिक पहलू था, खासकर व्यापार मार्गों पर नियंत्रण को लेकर। और गुप्त, वो बाद में आए। हाँ, गुप्तकाल लगभग 320 से 570 ईसी, चंद्रगुप्त प्रथम फिर समुद्रगुप्त। इनका प्रभाव गंगा घाटी, पंजाब, हरियाणा, मध्य भारत, मालवा पठार तक फैला। इलाहाबाद प्रशस्ति इसका एक बड़ा प्रमाण है। ठीक है, तो इस यूनिट का मुख्य फोकस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इन दोनों साम्राज्यों की आर्थिक संरचनाओं की तुलना करना है। बिल्कुल। तो शुरुआत सातवाहनों से करते हैं। सेक्शन 7.2 सातवाहन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले इनके प्रभुत्व वाले क्षेत्र की बात कर लेते हैं। नर्मदा से कृष्णा नदी तक और पूर्वी तट तक भी इनका प्रभाव था। जी, और हमें इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? स्रोत क्या है? तो देखिए, सातवाहन शिलालेख तो हैं ही, फिर उनके समकालीन शासकों जैसे शक, क्षत्रपों के लेख भी महत्वपूर्ण हैं। और साहित्यिक स्रोत? हाँ, वो भी बहुत अहम है, जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, टॉलेमी की ज्योग्राफी। ये विदेशी विवरण हमें खासकर व्यापार के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। पेरिप्लस तो बहुत मशहूर है। जी हाँ, इसके अलावा भारतीय स्रोत भी हैं, जैसे गाथा सप्तशती, जातक कथाएं। इन सब स्रोतों से हमें कृषि, शिल्प, व्यापार, कर प्रणाली, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए सबसे पहले कृषि अर्थव्यवस्था 7.2.1 पर आते हैं। सातवाहन काल में दक्कन का इलाका कृषि के लिहाज से कैसा था? देखिए, सातवाहन काल में दक्कन के कुछ हिस्से काफी समृद्ध कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित हुए, खासकर गोदावरी कृष्णा डेल्टा, जहां चावल की खेती खूब होती थी। चावल के अलावा और क्या मुख्य फसलें थीं? गेहूं, जौ, बाजरा, दालें, तिलहन, खासकर तिल। तिल के तेल का तो निर्यात भी होता था भरूच बंदरगाह से। कपास की खेती भी महत्वपूर्ण थी, जिससे वस्त्रोद्योग जुड़ा था। अच्छा, और गन्ने का भी जिक्र है? हाँ, गन्ने की खेती और गुड़ बनाने के लिए गुड़ यंत्रिका का उल्लेख मिलता है। जुन्नार शिलालेख में ताड़ के बागानों का भी जिक्र है। खेती के लिए सिंचाई तो जरूरी रही होगी, उसके क्या साधन थे? बिल्कुल, तालाब, जिन्हें तड़ाक कहा गया है, कुएं, जलाशय, ये सब थे। कन्हेरी में एक शिलालेख है जिसमें एक सेठी पुणक द्वारा तड़ाक बनाने का उल्लेख है। और वो सुदर्शन झील वाला मामला, हालांकि वो शक संदर्भ है। हाँ, रुद्रदामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। ये शक शासक थे, लेकिन ये दिखाता है कि उस दौर में सिंचाई परियोजनाओं का कितना महत्व था, चाहे वो निजी हो या शाही। मावल गांव जैसे शिलालेखों से भी सिंचाई के प्रयासों का पता चलता है। कृषि उपज में काली मिर्च का बहुत नाम आता है, खासकर रोमन व्यापार के संदर्भ में। हाँ, काली मिर्च। मालाबार तट पर इसकी बहुतायत थी। पेरिप्लस और प्लिनी दोनों इसका जिक्र करते हैं। प्लिनी तो इसका बड़ा विस्तृत वर्णन देते हैं। कैसा वर्णन? वो लिखते हैं कि ये दिखने में जुनूपर जैसी है, कैसे उगती है, काली और सफेद मिर्च में क्या अंतर है, और कीमत 7 दीनार प्रति पाउंड। ये बहुत महंगी थी। 7 दिनार, मतलब रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में ये कितनी अहम रही होगी। बहुत ज्यादा।
इसी व्यापार की वजह से बहुत सारा सोना चांदी रोम से भारत आ रहा था, जिसका जिक्र प्लिनी करते भी हैं। अब बात करते हैं भूमि स्वामित्व और अनुदान की। क्या जमीन निजी संपत्ति होती थी? हाँ, निजी स्वामित्व के प्रमाण मिलते हैं और साथ ही धार्मिक समूहों जैसे बौद्ध संघों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने के भी प्रमाण हैं। जैसे वो उशवदात का नसिक शिलालेख। जी, उशवदात शक शासक नहपान के दामाद थे। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान दिया था। फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने भी नासिक में भिक्षुओं को भूमि दी, बल्कि पहले दी गई भूमि पर अपना अधिकार जताया। तो ये अनुदान सिर्फ पुण्य का काम नहीं थे? बिल्कुल नहीं, ये समझना जरूरी है। ये अनुदान असल में कृषि विस्तार और राजस्व संग्रह की एक शाही नीति का हिस्सा थे। सोचिए, जब राजा किसी को, मान लीजिए किसी ब्राह्मण को या बौद्ध संघ को, कोई बंजर जमीन दान में देता है, तो वो लोग उस जमीन को खेती लायक बनाएंगे? हाँ, और जब वहां खेती होगी, बसावट होगी, तो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य का प्रभाव बढ़ेगा और आगे चलकर शायद किसी न किसी रूप में राजस्व भी मिलेगा। तो ये एक तरह से राज्य विस्तार का औजार भी था। दिलचस्प। अब कृषि के बाद आते हैं शिल्प, उद्योग और व्यापार पर, 7.2.2 और 7.2.3। हाँ, सातवाहन काल में शिल्पों और व्यापारिक गतिविधियों का काफी विकास हुआ। कई शहरी केंद्र उभरे। कौन कौन से प्रमुख शिल्प थे उस समय? कई तरह के शिल्पकार थे। शिलालेखों और पुरातात्विक खुदाई जैसे प्रतिष्ठान, तेर, नासिक, जुन्नार, कन्हेरी, अमरावती से इनके उल्लेख मिलते हैं। जैसे बढ़ई, वधकी, बुनकर, वास्कर, कुम्हार, कुलारिका, तेल निकालने वाले तिलपेशक। धातु का काम करने वाले भी होंगे? हाँ, लोहार, लोहकार, सुनार, स्वर्णकार, मणि बनाने वाले मणिकार, हाथी दांत के कारीगर दंतकार भी थे। इत्र बनाने वाले गंधिक का भी उल्लेख है। और क्या खास चीजें बनती थी? मनके यानी बीड्स, मोती, मूंगा, लाजवर्द, क्रिस्टल, गोमेद, रूबी के। कपड़ा सूती तो था ही, शायद रेशमी भी। धातु के बर्तन, हथियार, गहने और रोमन प्रभाव वाली चीजें भी मिली हैं, जैसे एरेटाइन वेयर, रॉलेटेड वेयर। रॉलेटेड वेयर तो अरिकामेडू में भी मिला है। जी हाँ, अरिकामेडू, पांडिचेरी के पास। मैं तो पहली तीसरी सदी ईस्वी के रोमन एम्फोरा, सुराही जैसे बर्तन और कपड़े रंगने के हौज भी मिले हैं, जो व्यापार और स्थानीय उत्पादन दोनों दिखाते हैं। इन कारीगरों और व्यापारियों के संगठन भी थे, श्रेणियां या गिल्ड्स। हाँ, श्रेणियां या सेनियां इस काल की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। ये श्रेणियां करती क्या थीं? ये मूल रूप से व्यापार और उद्योग के संगठन थे। इनका काम था उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखना, कीमतें तय करना, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना। इनकी एक सामाजिक और धार्मिक भूमिका भी थी। मतलब ये सिर्फ व्यापारिक संगठन नहीं थे? नहीं, ये शहरी जीवन के महत्वपूर्ण अंग थे। इन्होंने विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया और ये अपने सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकती थीं। जैसे जुन्नार शिलालेख में आटा चक्की वालों की श्रेणी द्वारा अपने कामों को नियमित करने का उल्लेख है। और ये बैंक की तरह भी काम करती थी? उल्लेख है कि उश्वदात ने बुनकरों और कुम्हारों की श्रेणियों में पैसा निवेश किया था, जिसका ब्याज भिक्षुओं के लिए इस्तेमाल होता था। क्या हमें शिलालेखों में अलग-अलग श्रेणियों या व्यापारियों के नाम मिलते हैं? जी हाँ, सेठी धनी व्यापारी या फाइनेंसर, सार्थवा कारवा नेता, वणिज आम व्यापारी, निगम शायद निगम या व्यापारियों का समूह, ऐसे शब्द मिलते हैं। ये श्रेणियां और व्यापारिक समूह अक्सर मठों और धार्मिक प्रतिष्ठानों से भी जुड़े होते थे, जैसा हमने दान और निवेश के उदाहरण में देखा। राज्य का इन श्रेणियों के साथ कैसा संबंध था? राज्य ने काफी स्वायत्ता देता था, पर उन पर कर भी लगाता था, जिसे शायद कारूक शुल्क, कारीगरों पर शुल्क कहते थे। कन्हेरी शिलालेख से ऐसा लगता है कि शिल्पकारों पर लगने वाला कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। अब आते हैं व्यापार पर, 7.2.3। आंतरिक व्यापार कैसा था? आंतरिक व्यापार काफी फैला हुआ था। प्रतिष्ठान, माहेश्वर, उज्जैन, श्रावस्ती, वैशाली जैसे बड़े शहर व्यापार मार्गों से जुड़े थे। पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक भी रास्ते थे, जैसे कोंडापुर से अकोणापुर तक। नाना घाट दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग था। अनाज, कपड़ा, नमक जैसी चीजें इन मार्गों से आती जाती थीं। और विदेशी व्यापार, रोमन साम्राज्य वाला? हाँ, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। पश्चिमी तट के बंदरगाह, भृंगुकच्छ, भरूच,
सोपारा, कल्याण, चौल ये सब बहुत सक्रिय थे। आपने कल्याण पर शक क्षत्रपों की नाकेबंदी का जिक्र किया था। जी, पेरिप्लस में इसका उल्लेख है कि शक शासक कल्याण बंदरगाह पर आने वाले ग्रीक जहाज़ों को रोकते थे और उन्हें भरूच जाने को मजबूर करते थे। ये दिखाता है कि बंदरगाहों पर नियंत्रण कितना अहम था। और पूर्वी तट पर भी बंदरगाह थे। हाँ, जैसे कंटकसेल, घंटसाल और अलोसिग्ने। इस रोमन व्यापार का कुल मिलाकर क्या महत्व था? क्या आता था, क्या जाता था? देखिए, जाता तो बहुत कुछ था। मसाले, खासकर काली मिर्च, कपड़ा, कीमती पत्थर, हाथी दांत। बदले में मुख्य रूप से सोना, चांदी, कुछ रोमन शराब और मिट्टी के बर्तन आते थे। इस व्यापार ने सातवाहन अर्थव्यवस्था को काफी गति दी, इसमें कोई शक नहीं। इस व्यापार को चलाने वाले लोग कौन थे? व्यापारी, जिन्हें सार्थवा कारवा नेता कहा गया है, समुद्री व्यापारी, महानाविक और सामान्य वणिक। अमरावती, धान्यकटक, कल्याण, नासिक, भृगुकच्छ, घंटसाल जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। और इसी व्यापार और शिल्प ने शहरीकरण को भी बढ़ावा दिया होगा। बिल्कुल, जैसे धान्यकटक एक महत्वपूर्ण आंतरिक बंदरगाह शहर के रूप में विकसित हुआ। ये सब आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। अब मुद्रा और कराधान की बात कर लेते हैं। सातवाहन सिक्के कैसे थे? सातवाहनों के सिक्के मुख्य रूप से सीसे के थे, जो काफी अनोखी बात है। इसके अलावा तांबा, पोटीन, टिन और तांबे का मिश्रण और चांदी के सिक्के भी थे, पर चांदी के बहुत कम। चांदी के कम क्यों? शायद चांदी की उपलब्धता कम थी, इसीलिए वो जुगलथंबी वाला ढेर इतना महत्वपूर्ण है, जहां नहपान के चांदी के सिक्कों पर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपनी मोहर लगवा दी थी। ये दिखाता है कि चांदी के सिक्के कितने मूल्यवान थे और उन पर कब्जा करना कितना अहम था। सिक्कों पर क्या बना होता था? कुछ पर राजा के चित्र होते थे, कुछ पर नहीं। उज्जैन का प्रतीक चिन्ह, पहाड़, पेड़ जैसे निशान मिलते हैं और कुछ सिक्कों पर जहाज का निशान भी है, खासकर कोरोमंडल और आंध्र तट पर मिले सिक्कों पर। ये समुद्री व्यापार का स्पष्ट संकेत है। हाँ, ये रोलेटेड वेयर के मिलने से भी जुड़ता है। अच्छा, ये सीसा आता कहाँ से था? ये एक अच्छा सवाल है। शायद दक्कन में ही स्थानीय स्रोत रहे हो या राजस्थान से आता हो। कुछ हालिया लीड आइसोटोप विश्लेषण रोमन कनेक्शन की तरफ भी इशारा करते हैं, पर अभी ये पक्का नहीं है। और टैक्स सिस्टम कैसा था? कर कैसे वसूले जाते थे? शायद सीमा शुल्क या चुंगी, भाग जो राजा का हिस्सा होता था, आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा 1/6, कर शायद अन्य विविध कर, और देयमेय यानी जो नकद और वस्तु दोनों रूपों में दिया जा सके। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में भी करों का उल्लेख है। हाँ, उसमें उल्लेख है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण बिना विष्टि यानी बेगार और अन्य कर लगाए किया गया। ये तुलना के लिए महत्वपूर्ण है कि सातवाहन काल में शायद विष्टि उतनी प्रचलित नहीं थी। नमक बनाने पर भी टैक्स लगता था, अलोण खादक। तो राजस्व कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्रों से आता था। जी हाँ, कृषि राजस्व भाग मुख्य था, लेकिन व्यापार पर शुल्क और कारीगरों पर कारुक शुल्क भी महत्वपूर्ण थे। चंदखेड़ा, नागपुर के पास सातकर्णी के नाम वाली एक मोहर मिली है, जिससे कपास से राजस्व प्राप्ति का भी संकेत मिलता है। ठीक है, तो ये थी सातवाहन अर्थव्यवस्था की एक विस्तृत तस्वीर। अब हम गुप्त साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 7.3। हाँ, गुप्त काल। अब यहाँ हमें जानकारी के स्रोत भी थोड़े अलग मिलते हैं। कैसे? देखिए, शिलालेख तो यहाँ भी है, लेकिन भूमि अनुदान से जुड़े ताम्रपत्र बहुत ज्यादा संख्या में मिलते हैं। ये गुप्त अर्थव्यवस्था खासकर कृषि संरचना को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और सिक्के? सिक्के तो गुप्त काल की पहचान है, खासकर उनके सोने के सिक्के, दिनार, वो बहुतायत में मिले हैं। इसके अलावा स्मृतियां हैं, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, जिनमें आर्थिक नियमों का जिक्र है। साहित्य कृतियां भी होंगी। बिल्कुल, कालिदास की रचनाएं, अमर सिंह का अमरकोश, वात्स्यायन का कामसूत्र, ये हमें उस समय के समाज और कुछ हद तक अर्थव्यवस्था की झलक देते हैं। और हाँ, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, खासकर फाहियान का। फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। जी हाँ, लगभग 399 से 414 ईस्वी तक वो भारत में रहा। उसका विवरण भी काफी जानकारी देता है। हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हर स्रोत का अपना एक नजरिया और सीमाएं होती हैं। सही है। तो चलिए गुप्त कृषि संरचना 731 से शुरू करते हैं। आधार तो अब भी कृषि ही थी। हाँ, अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही थी, लेकिन सातवाहनों की तुलना में यहाँ भूमि संबंधों में एक बड़ा बदलाव दिखता है। अग्रहार अनुदानों का महत्व बहुत बढ़ गया था।
अग्रहार अनुदान, यानी वो जमीन या गांव जो ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थानों को कर मुक्त करके दे दिए जाते थे। जी बिल्कुल। इन अनुदानों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ बहुत गहरे थे। पुनर्वर्धन भुक्ति उत्तरी बंगाल से मिले ताम्रपत्र इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इसके निहितार्थ क्या थे? क्या इसका संबंध सामंतवाद के उदय से जोड़ा जाता है? हाँ, कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं, क्योंकि जब राजा अपनी जमीन और उस पर राजस्व वसूलने का अधिकार किसी और जैसे ब्राह्मण या मंदिर को दे देता है, तो राज्य की शक्ति का एक तरह से विकेंद्रीकरण होता है। इससे स्थानीय स्तर पर शक्तिशाली भूस्वामी वर्ग उभरता है। ये आगे चलकर सामंती व्यवस्था का आधार बन सकता है। बंगाल के ताम्रपत्रों में भूमि के प्रकारों का भी जिक्र है। हाँ, कई तरह की जमीन बताई गई हैं। क्षेत्र यानी खेती योग्य भूमि, खिल यानी परती भूमि, अप्रहत यानी बिना जोती हुई जंगली भूमि, वास्तु यानी रहने योग्य भूमि, अपराध यानी अनुत्पादक भूमि और गोपचारण यानी चरागाह। इन अलग अलग प्रकारों का क्या मतलब था? इससे पता चलता है कि भूमि का वर्गीकरण काफी व्यवस्थित था। राज्य को पता था कि कौन सी जमीन किस लायक है। और जमीन को नापने की इकाइयां भी थीं। जी हाँ, बंगाल में कुल्यवाप, द्रोणवाप, आडवाप, पाटक जैसी इकाइयां प्रचलित थीं। दूसरे क्षेत्रों में निवर्तन का उल्लेख मिलता है। ये कुल्यवाप, द्रोणवाप क्या थे? कैसे नापते थे? वाप का मतलब है बोना, तो कुल्यवाप शायद उतनी जमीन थी जिसमें एक कुल्य यानी एक प्रकार का माप बीज बोया जा सके। द्रोणवाप में एक द्रोण बीज। इनको नापने के लिए नल यानी बांस या लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल होता था। जैसे उल्लेख मिलता है अष्टक नवक नलभ्याम, यानी 8 गुना 9 नल के माप से नापी गई भूमि। जमीन की कीमत भी अलग अलग होती होगी। हाँ, जगह और उर्वरता के हिसाब से कीमत बदलती थी। जैसे पुनर्वर्धन भुक्ति में कहीं एक कुल्यवाप जमीन 2 दिनार की थी तो कहीं 3 दिनार की। जमीन खरीदी बेची भी जा सकती थी, लेकिन उसके लिए शाही अनुमति जरूरी होती थी। इसका कोई उदाहरण? हाँ, दामोदरपुर बंगाल से मिले ताम्रपत्र जो कुमारगुप्त प्रथम और बुधगुप्त के समय के हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे कोई व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता है तो वो स्थानीय अधिकारियों जैसे उपरेक, प्रांतीय गवर्नर, विषयपति, जिला प्रमुख, नगर श्रेष्ठी, शहर का मुख्य सेठ, सार्थवाह, मुख्य व्यापारी, प्रथम कुलिक, मुख्य कारीगर, प्रथम कायस्थ, मुख्य लेखक की समिति के पास आवेदन करता है। फिर भूमि का निरीक्षण होता है और कीमत तय करके बिक्री होती है। इससे तो राज्य का काफी नियंत्रण पता चलता है। जी, स्थानीय प्रशासन और प्रमुख नागरिकों की इसमें अहम भूमिका थी। भूमि का मालिक कौन होता था? क्या व्यक्तिगत स्वामित्व था? हाँ, व्यक्तिगत स्वामित्व के प्रमाण मिलते हैं। गैर ब्राह्मण व्यक्ति भी ब्राह्मणों को भूमि दान में दे रहे थे, लेकिन ये भी दिखता है कि ब्राह्मण अक्सर खुद खेती नहीं करते थे। वो बटाईदारों, अधिवासी, कृषकों से करवाते थे। याज्ञवल्क्य की स्मृति में इसका कोई जिक्र है? हाँ, याज्ञवल्क्य की स्मृति में एक पदानुक्रम बताया गया है। सबसे ऊपर महीपति, राजा, फिर क्षेत्र स्वामी, जमीन का मालिक और फिर कर्षक, खेतीहर। इससे पता चलता है कि जमीन के मालिक और असल में खेती करने वाले के बीच बिचौलिए उभर रहे थे। कृषि तकनीकों और फसलों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? सिंचाई का महत्व बना रहा। तड़ाग, वापी, बावड़ी खाड़ियां थीं। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, ये हम जानते हैं। नहरों का भी उल्लेख है। अमरकोश में जल निर्गम शब्द आता है। और फसलें? अमरकोश और कालिदास के ग्रंथों से कई फसलों का पता चलता है। चावल की कई किस्में थीं, शाली, व्रीहि, नीवार, श्यामक, जौ, गेहूं, दालें, तिलहन, गन्ना, पुंड्र यानी बंगाल गन्ने के लिए मशहूर था। नील, मसाले, काली मिर्च, इलायची, सुपारी। कोंकण तट पर नारियल का भी जिक्र है। मिट्टी के प्रकार और उनके लिए उपयुक्त फसलों की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब कृषि से आगे बढ़कर गैर कृषि उत्पादन 7.3.2 की बात करते हैं। हाँ, इसके बारे में अमरकोश से काफी व्यापक जानकारी मिलती है। धातु कर्म बहुत उन्नत था। लोहा, जैसे वो मेहरौली वाला लोहा स्तंभ। बिल्कुल, मेहरौली का लौह स्तंभ तो गुप्तकालीन धातु तकनीक का अद्भुत नमूना है। आज तक जंग नहीं लगा है। लोहा प्रचुर मात्रा में था और उच्च गुणवत्ता का था। इसके अलावा तांबा, कांस्य, सीसा, टिन,
चांदी, सोना, इन सब धातुओं का काम होता था। हथियार बनते थे, कृषि उपकरण, बर्तन वगैरह। रत्न और आभूषण का काम भी होता होगा। हाँ, उसमें भी विशेषज्ञता हासिल थी। मिट्टी के बर्तन भी खूब बनते थे। सुराही, कटोरे, ढक्कन वाले बर्तन, सांचे से बने बर्तन जिन पर सजावटी पैटर्न होते थे। दैनिक जीवन में इनका बहुत उपयोग था। और कपड़ा उद्योग, वो तो भारत में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। गुप्त काल में भी ये अत्यधिक विकसित था। मथुरा, बंगाल, गुजरात महत्वपूर्ण केंद्र थे। अमरकोश में रेशम की बुनाई का विस्तृत वर्णन मिलता है। और वो मंदसौर वाला शिलालेख, वो तो बहुत मशहूर है। हाँ, मंदसौर प्राचीन दशपुर का शिलालेख, ये बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण है। ये 436 ईस्वी का है और बाद में 473 ईस्वी में इसकी मरम्मत का भी उल्लेख है। इसमें क्या खास बात है? इसमें गुजरात के लाट प्रदेश से रेशम बुनकरों के एक पूरे गिल्ड यानी श्रेणी के मंदसौर आकर बसने का वर्णन है। ये बुनकर बहुत कुशल और समृद्ध थे। उन्होंने वहां एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया। मतलब एक पूरी श्रेणी एक जगह से दूसरी जगह चली गई? जी हाँ। और ये शिलालेख सिर्फ उनके बुनाई के काम के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि उनमें से कुछ लोग बाद में दूसरे व्यवसायों में भी चले गए, जैसे तीरंदाजी, ज्योतिष, कहानी कहना वगैरह। ये उनकी अनुकूलन क्षमता और संपन्नता दिखाता है। साथ ही ये उनके संगठित होने, श्रेणी के रूप में और उनकी धार्मिक आस्था, सूर्य मंदिर निर्माण का भी प्रमाण है। ये तो वाकई बहुत जानकारी देता है। अच्छा, और कौन से शिल्प थे? हाथी दांत का काम होता था। इलाहाबाद और भिटा से इसके प्रमाण मिले हैं। लकड़ी का काम, पत्थर तराशना, तेल निकालने वालों की श्रेणी, तैलिक श्रेणी का उल्लेख इंदौर ताम्रपत्र में है। शराब बनाने वालों, कलर का जिक्र विष्णु सेन के चार्टर में मिलता है। तो शिल्प उत्पादन काफी विविध था। अब श्रेणियों की बात करें, 7.3.3 सातवाहन काल की तुलना में क्या स्थिति थी? देखिए, गुप्त काल में श्रेणियों के प्रत्यक्ष अभिलेखीय साक्ष्य जैसे सातवाहन काल के नासिक या जुन्नार शिलालेख उतने नहीं मिलते। लेकिन श्रेणियां थी तो? हाँ, थी जरूर। जैसे बसाड़ प्राचीन वैशाली से बहुत सारी मुहरें मिली हैं जिन पर श्रेष्ठी, सार्थवाह, कुलिक निगम लिखा है। ऐसा लगता है कि ये व्यापारियों और कारीगरों का एक संयुक्त संगठन था। और मंदसौर वाला शिलालेख तो है ही? जी, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त के समय का मंदसौर शिलालेख रेशम बुनकरों की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख करता है। स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र में तैलिक श्रेणी, तेल निकालने वालों का उल्लेख है। स्मृति ग्रंथों में भी श्रेणियों के बारे में नियम है। हाँ, नारद और बृहस्पति स्मृतियों में श्रेणियों के अपने नियम, व्यवहार या समय बनाने और लागू करने के अधिकार का जिक्र है। श्रेणियों के अपने प्रमुख होते थे, मुख्य, ज्येष्ठक, और उनकी कार्यकारी समिति, कार्यचिंताक भी होती थी। वो अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखती थीं। और बैंकिंग वाला काम वो जारी रहा? हाँ, ऐसा लगता है कि श्रेणियां अभी भी जमा स्वीकार करती थीं और ब्याज पर पैसा देती थीं। ये उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनी रही। अब आते हैं व्यापार और व्यापारियों पर। क्या व्यापार जारी रहा? हाँ, आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का व्यापार जारी था। वाणिज्यिक लेन देन के प्रमाण मिलते हैं। व्यापारी वर्ग में कौन लोग प्रमुख थे? दो नाम बार बार आते हैं, श्रेष्ठी और सार्थवा। श्रेष्ठी आमतौर पर शहर में रहने वाले अमीर व्यापारी या फाइनेंसर होते थे, जबकि सार्थवा कारवां का नेतृत्व करते थे। दामोदरपुर ताम्रपत्रों में हमने देखा कि नगर श्रेष्ठी और सार्थवा का स्थानीय प्रशासन में कितना महत्व था। इनके अलावा वणिक यानी सामान्य व्यापारी भी थे। माल आता जाता कैसे था? परिवहन के क्या साधन थे? सड़कें और नदियां दोनों का इस्तेमाल होता था। अमरकोश में कई तरह की नावों का जिक्र है। उडुप, तरणी, द्रोणी, पोत, वैथ्र, नाव। नाविक, कर्णधार भी थे। जमीन पर बैलगाड़ी, शक का इस्तेमाल होता था। फाहियान ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है? हाँ, फाहियान ने पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति तक की अपनी यात्रा का वर्णन किया है, जो उस समय के व्यापार मार्गों के बारे में बताता है। अब बंदरगाहों की बात करें तो ताम्रलिप्ति का नाम बहुत आता है। जी, गुप्त काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, आधुनिक ताम्लुक, बंगाल सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार होता था। और पश्चिमी तट बड़ौच, भरूच? भड़ौच का महत्व इस काल में कुछ कम हो गया लगता है। शायद हूण आक्रमणों के कारण पश्चिमी व्यापार मार्गों में कुछ बाधा आई हो।
पश्चिमी तट पर अन्य बंदरगाह रहे होंगे, लेकिन ताम्रलिप्ति प्रमुख था। आपने रोमन व्यापार में गिरावट की बात कही थी। हाँ, 3री शताब्दी के बाद से ही रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में कमी आने लगी थी। गुप्त काल तक ये काफी कम हो गया था, लेकिन इसकी भरपाई दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ बढ़ते व्यापार से हुई। फारस के ससानिद साम्राज्य के साथ भी व्यापार होता था। शहरी केंद्र कौन से प्रमुख थे इस काल में? पाटलिपुत्र, वैशाली, वाराणसी, कौशाम्बी, मथुरा, उज्जैन, विदिशा, ये सब महत्वपूर्ण शहर थे। कालिदास ने अपने मेघदूत में उज्जैन और विदिशा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अब आते हैं गुप्तों की सबसे मशहूर चीज पर, उनके सिक्के। 7 दिन 5 सोने के सिक्के। हाँ, गुप्तों के सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहा जाता था, अपनी शुद्धता और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। इन पर राजाओं के चित्र, देवियों के चित्र और कई तरह के दृश्य बने होते थे। जैसे कौन कौन से प्रकार थे? कई प्रकार थे। राजा और रानी प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्रहंता बाघ का शिकार करते हुए, सिंह निहंता शेर का शिकार करते हुए, गरुड़ ध्वज प्रकार। ये सिक्के गुप्त राजाओं की शक्ति, उनके विजय अभियान और उनकी रुचियों को दर्शाते हैं। इनका वजन कितना होता था? शुरू में इन्होंने कुषाणों के वजन मानक का अनुसरण किया, लेकिन बाद में एक भारतीय मानक लगभग 144 ग्रेन अपनाया गया। लेकिन क्या ये आम चलन में थे? ये सवाल हमने पहले भी उठाया था। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इनकी उच्च कीमत को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये शायद बड़े लेन देन जैसे जमीन की खरीद फरोख्त, बड़े दान या शायद विदेश व्यापार में इस्तेमाल होते होंगे। जैसा कि हमने कहा, फाहियान तो आम लोगों द्वारा कौड़ियों के इस्तेमाल का जिक्र करता है। सोने के अलावा और कौन से सिक्के थे? चांदी के सिक्के भी थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपों शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद शुरू किए थे, शायद उन्हीं के अनुकरण पर। ये मुख्य रूप से पश्चिमी प्रांतों जैसे गुजरात और मालवा में ज्यादा चलते थे। कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त के समय में भी ये जारी रहे। और तांबे के? तांबे के सिक्के गुप्त काल में काफी कम मात्रा में मिलते हैं, जो थोड़ा आश्चर्यजनक है। एक और बात आपने कही थी, सिक्कों का अवमूल्यन। जी, स्कंदगुप्त के शासन काल के बाद के जो सोने के सिक्के मिलते हैं, उनमें सोने की शुद्धता कम होती जाती है, मिलावट बढ़ जाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? ये शायद बढ़ती आर्थिक कठिनाइयों का संकेत है। हूणों के लगातार आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला होगा। संसाधनों की कमी हुई होगी, जिससे सिक्कों में मिलावट करनी पड़ी। ये तथाकथित स्वर्ण युग के पतन की ओर भी इशारा करता है। सही है। अब आखिरी खंड पर आते हैं, राजस्व संसाधनों का निष्कर्षण। 7.3.6 राज्य की आय कहाँ से आती थी? सबसे बड़ा स्रोत तो भूमि राजस्व ही था, जिसे भाग कहते थे। ये आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा 1/6 होता था, इसलिए इसे षड भाग भी कहा गया है। भाग के अलावा और कौन से कर थे? कई तरह के करों और भेंटों का उल्लेख मिलता है, जैसे भोग। ये शायद राजा को समय समय पर फल, फूल, लकड़ी आदि के रूप में दी जाने वाली भेंट थी। कर, ये शायद नकद में लिया जाने वाला कोई विविध कर था। ऊपरी कर, शायद कोई अतिरिक्त उपकर। हिरण्य, ये शायद नकद में लिया जाने वाला कर था, जो कुछ खास नकदी फसलों कर लगता हो। ये नाम थोड़े भ्रमित करने वाले हैं। हाँ, इनके सटीक अर्थों को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इनके अलावा शुल्क, सीमा शुल्क, चुंगी, क्लिप्त और उपक्लिप्त शायद जमीन से जुड़े कर, उदंग शायद स्थायी काश्तकारों पर लगने वाला कर, हलिका कर, हल पर लगने वाला कर जैसे शब्दों का भी उल्लेख मिलता है। कर वसूलने की व्यवस्था कैसी थी? कौन अधिकारी थे? कर संग्रह के लिए अधिकारी नियुक्त थे, जैसे ध्रुवाधिकरण का उल्लेख मिलता है, जो शायद भूमि कर संग्रह से जुड़े थे। शौल्किक शुल्क वसूलते थे। गौल्मिक का संबंध शायद जंगलों या किलों से था। और विष्टि, बिगार। हाँ, विष्टि यानी बेगार या मजबूर श्रम का प्रचलन गुप्त काल में बढ़ा हुआ दिखता है। कामंदक के नीति सार में इसका उल्लेख है। इसका मतलब था कि ग्रामीण लोगों को राजा या अधिकारियों के लिए बिना भुगतान के काम करना पड़ता था, जैसे सामान ढोना, सड़कें बनाना वगैरह। ये राज्य द्वारा संसाधनों के निष्कर्षण का एक और तरीका था। ये तो शोषणकारी व्यवस्था लगती है। जी, ये निश्चित रूप से प्रजा पर एक बोझ था। अच्छा, वो जो अग्रहार अनुदान थे, उनका राजस्व पर क्या असर पड़ा?
क्या इससे राज्य की आय कम हुई? ये एक बहस का मुद्दा है। एक तरफ तो लगता है कि जब जमीन करमुक्त कर दी गई तो राज्य की सीधी आय कम हुई होगी, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने पहले कहा, इससे नए क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ होगा, राज्य का प्रभाव बढ़ा होगा, तो शायद अप्रत्यक्ष रूप से या लंबी अवधि में राज्य को लाभ ही हुआ हो। तो कुल मिलाकर गुप्त राज्य की आय के स्रोत काफी विविध थे। हाँ, स्रोत विविध थे, लेकिन भूमि राजस्व सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। साथ ही विष्टि जैसी व्यवस्थाएं राज्य की बढ़ती मांगों को दर्शाती हैं। बहुत विस्तार से हमने दोनों साम्राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को समझा। अब समय है एक सारांश का। मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं इस तुलना से? हाँ, तो कुछ मुख्य बातें हम इस तरह कह सकते हैं। पहला, सातवाहन अर्थव्यवस्था। ये कृषि आधारित थी। दक्कन में कृषि का विस्तार हुआ, शिल्प और श्रेणियों का महत्वपूर्ण विकास हुआ। रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार खासकर पश्चिमी तट से बहुत सक्रिय था और उनके सिक्के मुख्य रूप से सीसे के थे। ठीक है। और गुप्त अर्थव्यवस्था? गुप्त अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान थी, लेकिन यहाँ अग्रहार अनुदान प्रणाली बहुत ज्यादा विकसित और संस्थागत हो गई। सोने के सिक्कों का व्यापक प्रचलन था, खासकर उच्च मूल्य के लेन देन के लिए। हालांकि बाद में उनमें गिरावट आई। रोमन व्यापार कम हुआ, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढ़ा। कराधान प्रणाली काफी विविध थी और विष्टि यानी बेगार का प्रचलन भी बढ़ा। तो तुलना करें तो दोनों कृषि प्रधान थे, पर भूमि अनुदान प्रणाली गुप्त काल में ज्यादा महत्वपूर्ण और जटिल हो गई। सातवाहनों का समुद्री व्यापार पश्चिम की ओर केंद्रित था, गुप्तों का पूरब की ओर। सातवाहनों के सिक्के मुख्यतः सीसे के थे, गुप्तों के सोने के। हालांकि आम चलन में कौड़ियां भी थीं। श्रेणियां दोनों कालों में महत्वपूर्ण थीं, पर गुप्त काल में उनके स्वरूप में शायद कुछ बदलाव आए। राज्य की शक्ति जताने के तरीके भी अलग थे। सातवाहनों ने सिक्कों पर पुनः मुहर लगाई, गुप्तों ने भव्य स्वर्ण मुद्रा जारी की और विष्टि जैसी व्यवस्थाओं का उपयोग किया। ये तुलना वाकई बहुत रोशन करने वाली है। ये दिखाती है कि कैसे आर्थिक संरचनाएं सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के चरित्र, उसकी शक्ति और शायद उसकी नियति को भी आकार देती हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि इन अलग-अलग आर्थिक रणनीतियों का, जैसे सातवाहनों का व्यापार पर जोर और गुप्तों का अग्रहार अनुदानों पर, उनकी स्थिरता और आखिर में उनके पतन पर क्या असर पड़ा होगा। बल्कि प्रक्रियाओं और उनके परिणामों को समझने का एक तरीका है। सही कहा। तो ये था हमारा यूनिट 7 का गहन विश्लेषण। हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। और हम श्रोताओं को प्रोत्साहित करेंगे कि इस विस्तृत चर्चा को समय निकालकर दोबारा जरूर सुनें। कई बारीकियां और तथ्य होते हैं जो पहली बार में छूट जाते हैं। बिल्कुल, और याद रखें, इस तरह का गहन विश्लेषण न केवल यूपीएससी परीक्षा के लिए, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो या इतिहास वैकल्पिक, महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आपकी विश्लेषणात्मक सोच, स्रोतों की आलोचनात्मक जांच करने की क्षमता और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को समझने की योग्यता भी विकसित करता है। और ये क्षमताएं जीवन के हर क्षेत्र में काम आती हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर लिखें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी तैयारी इसी लगन और गहराई के साथ जारी रखें। आप जरूर सफल होंगे। बिल्कुल, मेहनत करते रहिए। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।